हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 12 के बच्चों को चैप्टर डी एंड या ब्लॉक के चैप्टर से वीडियो लेकर आया हूं। आज के वीडियो में प्यारे बच्चों हमारा जो खास तौर से डिस्कशन होगा वो है आपके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नॉट के बारे में। कहाँ पे ये बढ़ता है, कहाँ घटता है, इसी में हाइपर साइकिल पढ़ने को आपको मौका मिलेगा प्यारे बच्चों। और जो है निकिल और प्लेटिनम का जो विशेष तौर से स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू है उसको भी हम बताएंगे आपको प्यारे बच्चों। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस पर रीजनिंग में क्वेश्चन बोर्ड के एग्जामिनेशन में ज़्यादा आते हैं, रीजनिंग में, और आए भी हैं, कई बार आते रहते हैं। ये डी एंड एफ ब्लॉक के क्वेश्चन ज़्यादातर रीजनिंग में 2-4 लाइन लिखने के लिए आते हैं। तो देखिए, हाँ तो प्यारे बच्चों ये लेक्चर नंबर 8 है। लेक्चर नंबर 8 डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर का नाम है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नॉट एंड केमिकल रिएक्टिविटी। इसमें आपको कलम कापी लेके बैठ जाइए, एक एक पॉइंट लिखना शुरू करिए प्यारे बच्चों। देखिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी, द मैग्नीट्यूड ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी गिव्स अ क्लू टू द अमाउंट ऑफ एंथैल्पी रिक्वायर्ड टू रेज द मेटल टू अ पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट इन अ कंपाउंड। प्यारे बच्चों, आयनाइजेशन एंथैल्पी से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, और जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और पॉजिटिव चार्ज ही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी गिव्स अ क्लू टू द अमाउंट ऑफ एंथैल्पी रिक्वायर्ड टू रेज द मेटल टू अ पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट में ला देता है कौन? आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब आप समझते रहिए। अब एक पर्टिकुलर जब इलेक्ट्रॉन एक निकलेगा तो एक प्लस चार्ज यानी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, जब इलेक्ट्रॉन 2 निकलेगा तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, जब इलेक्ट्रॉन 3 निकलेगा तो 3 ऑक्सीडेशन स्टेट। इस तरह से ये क्यों इलेक्ट्रॉन निकलते जा रहे हैं प्यारे बच्चों? आयनाइजेशन पोटेंशियल की वजह से। तो फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होता है, सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल और ज़्यादा होता है, थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल जिसको एंथैल्पी भी कहते हैं सबसे ज़्यादा होता है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है, तो यहाँ पर आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी जिसे कहते हैं, दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड अ पर्टिकुलर एलिमेंट टू अ पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट, to bring a particular oxidation state. In other words, the thermodynamic stability of compounds of transition element can be evaluated in terms of the magnitude of the ionization enthalpy of the metal. तो देखा जाए, दूसरे शब्दों में कहा जाए कि थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी की कंपाउंड ट्रांजिशन एलिमेंट के कंपाउंड की थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी इवेल्युएट होती है किसमें? इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द मेटल, कि उस मेटल की आयनाइजेशन एंथैल्पी कितना है, आयनाइजेशन एंथैल्पी की मात्रा पर उसकी स्टेबिलिटी हम डिसाइड करते हैं। स्मॉलर द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द मेटल स्टेबलर इज इट्स कंपाउंड। अब आप समझ गए होंगे कि जितना आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगा उतना उस ट्रांजिशन मेटल का कंपाउंड स्टेबल होगा। यानी जितना आयनाइजेशन एंथैल्पी या जितना आयनाइजेशन पोटेंशियल या जितना आयनाइजेशन एनर्जी कम होगा, स्मॉलर द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द मेटल स्टेबलर इज इट्स कंपाउंड, और इसका कंपाउंड उतना ही स्टेबल होगा। अब जैसे एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल में फॉर एग्जाम्पल निकेल ऑक्सीडेशन नंबर 2, यहाँ पर 2 लिखा है रोमन नंबर में। निकल ऑक्सीडेशन नंबर 2, निकिल का ऑक्सीडेशन नंबर 2 का कंपाउंड आर मोर स्टेबल। निकिल ऑक्सीडेशन नंबर 2 के कंपाउंड काफ़ी स्टेबल होते हैं देन प्लेटिनम ऑक्सीडेशन नंबर 2।
प्लेटिनम ऑक्सीडेशन नंबर 2 के कंपाउंड से निकिल के ऑक्सीडेशन नंबर 2 के कंपाउंड काफ़ी स्टेबल होते हैं। जबकि वहीं पर देखा जाए वेयर एज प्लेटिनम ऑक्सीडेशन नंबर 4 कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल देन निकल ऑक्सीडेशन नंबर 4। देखिए मामला पलट गया। निकिल का ऑक्सीडेशन नंबर 2 कंपाउंड प्लेटिनम के ऑक्सीडेशन नंबर 2 कंपाउंड से ज़्यादा स्टेबल है, और वहीं प्लेटिनम ऑक्सीडेशन नंबर 4 कंपाउंड मोर स्टेबल है निकिल के ऑक्सीडेशन नंबर 4 कंपाउंड से। क्या इसका मतलब है? फॉर एग्जाम्पल K2PtCl6 K2PtCl6 इज ए वेल नोन कंपाउंड। K2PtCl6 एक काफ़ी नोन कंपाउंड है एंड करिस्पॉन्डिंग निकल साल्ट इज अननोन, और इसका निकिल साल्ट अननोन है। इसी से दिस इज इविडेंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा इन विच फर्स्ट 4 आयनाइजेशन इंथैल्पीज ऑफ बोथ निकल एंड प्लेटिनम इज गिवन। तो प्यारे बच्चों एक डेटा है निकिल का जो है आयनाइजेशन एंथैल्पी दिया गया है उस डेटा में। आप इसको देखें तो पहले आप इसको नोट कर लें प्यारे बच्चों, तो हम डेटा दिखाते हैं आपको। आप देख लीजिए कितना मतलब निकिल का +2 प्लेटिनम के +2 से स्टेबल है, और प्लेटिनम का +4 कंपाउंड निकिल के +4 से ज़्यादा स्टेबल है। इसका क्या मैटर है? यही तो देखने की बात है, यही पर क्वेश्चन बन जाता है। तो आप प्यारे बच्चों इसको नोट कर लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये है डेटा, ये एलिमेंट है, यहाँ पर निकिल है, ये प्लेटिनम है प्यारे बच्चे। यहाँ पर IE1 मतलब आयनाइजेशन इंथैल्पी फर्स्ट, यानी फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी, फिर प्लस IE2 सेकेंड आयनाइजेशन इंथैल्पी किलो जूल पर मोल में है। तो निकिल का प्यारे बच्चों फर्स्ट और सेकेंड आयनाइजेशन इंथैल्पी का सम कितना है? 2.49 × 10⁻3। और यहीं प्लेटिनम का देखिए 2.66 10⁻3। तो किसका स्मॉलर है? निकिल का, है ना, फर्स्ट और सेकेंड। इसका मतलब स्मॉलर द आयनाइजेशन पोटेंशियल मोर स्टेबल द कंपाउंड, इसका मतलब निकिल का स्टेबल होगा। ठीक है, अब चलिए थर्ड और फोर्थ का सम, आयनाइजेशन एंथैल्पी थर्ड प्लस आयनाइजेशन एंथैल्पी फोर्थ ऑफ निकिल कितना आ जाता है? दोनों का सम 8.86 8.80 × 10⁻3। और वहीं प्लेटिनम का प्यारे बच्चों थर्ड और फोर्थ का आयनाइजेशन एंथैल्पी का टोटल कितना है? 6.73 × 10⁻3। ये तो कम आ गया, तो इसका मतलब थर्ड और फोर्थ आयनाइजेशन एंथैल्पी प्लेटिनम वाले कंपाउंड काफ़ी स्टेबल होंगे। अब इन दोनों का सम कितना आ गया? 11.29 10⁻3। अब इन दोनों का सम कितना हो गया प्यारे बच्चों? 9.36 × 10⁻3 हो गया। ये देख रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो है थर्ड फोर्थ निकिल का ज़्यादा हो गया, यहाँ पर थर्ड फोर्थ आयनाइजेशन एंथैल्पी प्लेटिनम का कम हो गया। तो ये सब बहुत ज़रूरी है जानना। सेकेंड पॉइंट नोट करने की बात है, इन द सॉल्यूशन द स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रादर देन आयनाइजेशन एंथैल्पी। अगर प्यारे बच्चों उनका कंपाउंड सॉल्यूशन स्टेट में है तब इनकी स्टेबिलिटी आयनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड नहीं करेगी। अगर इसी निकिल के प्लेटिनम के कंपाउंड सॉल्यूशन स्टेट में हैं तब उनकी स्टेबिलिटी आयनाइजेशन पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं करेगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी पर डिपेंड नहीं करेगी, बल्कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर डिपेंड करेगी। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर, है ना। तो वही बात बताई जा रही है, इन द सॉल्यूशन द स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड्स डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रादर देन आयनाइजेशन एंथैल्पी। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज depends factor such as enthalpy of sublimation of the metals, ionization enthalpy and hydration enthalpy। अब देखा जाए तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है वो 3 फैक्टर पर डिपेंड करता है। 3 फैक्टर कौन है?
एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन 1, यानी मेटल के एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ मेटल 1 फैक्टर, फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी सेकेंड फैक्टर, और हाइड्रेशन एंथैल्पी थर्ड फैक्टर। 3 फैक्टर मिलकर के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिसाइड करते हैं प्यारे बच्चों। अभी इसी में आपको हाइबर साइकिल देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर, जैसे मान लीजिए कोई मेटल यस है, कोई मेटल यम है, कोई मेटल यम है, सॉलिड स्टेट में है, ठीक है। अब इसको सॉलिड से सीधे गैस में ले आना है यम, फिर यहाँ पे गैस लिखा है जी, सॉलिड से सीधे गैस में जाएगा तो कौन सा प्रोसेस होगा? सब्लिमेशन। तो सॉलिड से गैस में ले जाने के लिए जो एंथैल्पी लगेगी प्यारे बच्चों, उसको कहते हैं एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, डेल्टा SUBH, शार्ट में लिखा गया है डेल्टा SUBH, दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। इस तरह से यह मेटल सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में आ गया, किस हीट से? एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। अच्छा लिया। अब चलिए, अब ये गैसियस स्टेट को आयन, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो आयनिक स्टेट में हो जाएगा। तो अब उसके लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी ली। अब ये मेटल का गैसियस स्टेट आयनाइजेशन एंथैल्पी को लेकर के मेटल आयन में बदल जाएगा, मेटल आयन में हो जाएगा। तो इस पर एक ऑक्सीडेशन नंबर मिल गया, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो मेटल के गैसियस स्टेट से मेटल के आयन में आने के लिए जो एंथैल्पी यूज की जाती है, दैट इज नोन एज आयनाइजेशन एंथैल्पी, डेल्टा IH, आयनाइजेशन एंथैल्पी प्यारे बच्चों। अच्छा, अब ये आयनाइजेशन एंथैल्पी से को हाइड्रेशन एंथैल्पी, इसमें वाटर मिलाएंगे, वाटर, ये गैसियस स्टेट में है ना, मेटल का आयन गैसियस स्टेट में है। अब ये लिक्विड स्टेट में, एक्वस स्टेट में जाने के लिए जो एंथैल्पी दी जाएगी, हाइड्रेशन एंथैल्पी। ये देखिए, मेटल आयन का गैसियस स्टेट है और इसमें एक्वस AQ लिख दिया गया है, यानी वाटर से मिलाया जाएगा तो एक्वस हो जाएगा। तो मेटल आयन का एक्वस स्टेट, यहाँ पर मेटल आयन का गैसियस स्टेट है, यहाँ पर मेटल आयन का एक्वस स्टेट। तो मेटल आयन के गैसियस स्टेट से एक्वस स्टेट में जाने के लिए जो एंथैल्पी यूज की जाती है, हाइड्रेशन एंथैल्पी, डेल्टा HYDH, HYD माने हाइड्रेशन, डेल्टा HYDH, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन प्यारे बच्चों, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। अब इसको आप नोट कर ले तो हम आगे प्रोसीड करें। आप इसको नोट करने, पहले आप नोट करने प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखिए, अब अभी आपने एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, तीनों का स्टेप बाय स्टेप इस्तेमाल किया है ना। तो अब तीनों एंथैल्पी को हम ऐड कर दें तो टोटल एंथैल्पी कहते हैं। तो द टोटल एनर्जी मीन्स टोटल एंथैल्पी, डेल्टा TH, T माने टोटल, टोटल एनर्जी या टोटल एंथैल्पी H फॉर द प्रोसेस इन्वॉल्विंग सब्लिमेशन, आयनाइजेशन एंड हाइड्रेशन साइमल्टेनियसली फॉर द प्रोसेस। इस तरह से देखिए, ये यहाँ पे स्टेप है, ये मेटल से सॉलिड से एक्वस में चला गया डायरेक्ट, है ना, मतलब कई प्रोसेस इसमें है। मेटल के सॉलिड से मेटल के एक्वस स्टेट में चला गया, इसमें जो है तीनों एंथैल्पी यूज हुई हैं। विल बी द सम ऑफ द 3 टाइप्स ऑफ द एंथैल्पी, डेल्टा TH यानी टोटल एंथैल्पी, तो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन प्लस एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। देखिए, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन प्लस एंथैल्पी ऑफ है ना आयनाइजेशन, प्लस एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, तीनों एंथैल्पी को हम ऐड कर देंगे तो टोटल एंथैल्पी कही जाती है प्यारे बच्चों। और टोटल एंथैल्पी जो है द टोटल एंथैल्पी इज द टोटल एंथैल्पी चेंज, द टोटल एंथैल्पी चेंज व्हेन सॉलिड मेटल यम इज ब्रॉट इन द एक्वस मीडियम इन द फॉर्म ऑफ मोनोवैलेंट आयन। तो प्यारे बच्चों, टोटल एंथैल्पी
एंथैल्पी चेंज कहते हैं। अब टोटल एंथैल्पी का वह एंथैल्पी चेंज है जो सॉलिड मेटल को एक मोनोवैलेंट आयन एक्वस आयन में ले जाने के लिए यूज किया जाता है। एक्वस मीडियम में सॉलिड मेटल को मोनोवैलेंट आयन में ले जाने के लिए यूज किया जाता है एंथैल्पी। तो यह टोटल एंथैल्पी है। द एबव स्टेप्स में बी रिप्रेजेंटेड बाय साइक्लिक प्रोसेस। ये जो ऊपर के जो स्टेप्स हैं इसको हम साइक्लिक प्रोसेस में दिखा सकते हैं और इसे कहते हैं बार्नहाइबर साइकिल। देखिए यहाँ पर है, ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये जो है मान लीजिए ये मेटल, प्यारे बच्चों यहाँ पर है, यहाँ पर मेटल यस लिखा है, सॉलिड स्टेट में है, मेटल सॉलिड स्टेट में है और यहाँ पर डेल्टा एस यू बी है। अब सॉलिड से एक गैसियस स्टेट में आ गया, मतलब एंथैल्पी यूज हुई, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। अब गैसियस स्टेट से प्यारे बच्चों आयनाइज होगा गैसियस मेटल आयन में, तो यहाँ पर जो एंथैल्पी का यूज होगा एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन, गैसियस मेटल से गैसियस मेटल आयन में कन्वर्ट हो गया। बहुत बढ़िया। अब इस गैसियस मेटल आयन को एक्वस मेटल आयन में जाना है, तो थर्ड एंथैल्पी है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, HYD, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। तो यहाँ आ गया है ना। अच्छा, ये तो इस सॉलिड मेटल को मेटल एक्वस आयन में पहुंचने के लिए जो है 1 2 3 स्टेप लेना पड़ा। लेकिन इसको डायरेक्ट अगर किया जाए, डायरेक्ट सॉलिड मेटल से, जैसे ये देखिए सॉलिड मेटल से मेटल एक्वस मेटल आयन में बदलने के लिए, तब टोटल जो एंथैल्पी लगेगी इन तीनों के सम के बराबर होगा, इन तीनों सम के बराबर होगा। देखिए एक तो ऐसे भी तो हो सकता है डायरेक्ट सॉलिड मेटल से जो है मेटल आयन एक्वस बन गया डायरेक्ट। तो डायरेक्ट जो बनेगा, जो टोटल एनर्जी आएगी वह इन तीनों एनर्जी का सम होता है प्यारे बच्चों, तीनों एनर्जी का टोटल होता है। सब्लिमेशन, आयनाइजेशन, हाइड्रेशन। अब क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर डिपेंड करता है स्टेबिलिटी, एक्वस कंडीशन में मैंने बताया था अभी। तो द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर मेजर ऑफ डेल्टा एच। देखिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात किया जाए तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो किस पर डिपेंड करता है, डेल्टा एच पर, टोटल एंथैल्पी पर डिपेंड करके। द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर मेजर ऑफ डेल्टा एच, हेंस क्वांटिटेटिवली द स्टेबिलिटी ऑफ द ट्रांजिशन मेटल आयन इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट कैन बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इस तरह से देखा जाए तो किसी भी ट्रांजिशन मेटल आयन की कंपाउंड की स्टेबिलिटी जो है उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बेसिस पर हम डिसाइड कर लेते हैं प्यारे बच्चों। तो आप इसको नोट कर लीजिए, तो आगे हम चलते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, आप इसको नोट कर लें, बहुत बढ़िया, ठीक है, आप इतना पॉइंट नोट कर लें। अब देखिए, अब यहाँ पर वही बात आ रही है कि लोअर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितना लोअर होगा, लोअर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दैट इज मोर निगेटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। जितना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होगा उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल काफ़ी निगेटिव होगा प्यारे बच्चों। ऑफ द इलेक्ट्रोड मोर निगेटिव द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड, उस इलेक्ट्रोड का जो है रिडक्शन पोटेंशियल काफ़ी निगेटिव होगा प्यारे बच्चों। एंड मोर स्टेबल इज द ऑक्सीडेशन स्टेट, और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट काफ़ी स्टेबल है। आप देख रहे हैं ना कि लोअर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब होता है कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल काफ़ी निगेटिव होगा उस इलेक्ट्रोड का, और वह काफ़ी उसका ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत स्टेबल होगा ऑफ द ट्रांजिशन मेटल इन द एक्वस मीडियम में। अब देखिए यहाँ पर वही एग्जाम्पल से समझाया जा रहा है कुछ एक टिपिकल आयन का। जैसे हम सभी मेटल का नाम न लेकर के एक यम नाम दे दिए हैं, M+2 से यम, E0 वैल्यू M+2 से यम,
एज वेल एज फॉर m+3 से m+2 फॉर द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज आर गिवन देयर। देखिए यहाँ पर दो तरीके का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया गया है ई नाट, एक m+2 से m इन वोल्ट में और m+3 से m2 में, माने रिडक्शन हो रहा है। m+2 से 2 इलेक्ट्रॉन पा गया, m में आ गया, रिडक्शन हो गया। m+3 से जो है +2 में आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन पा गया तो रिडक्शन हो गया। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए ये मोर निगेटिव का मतलब क्या है भाई। मोर निगेटिव जैसे -5 और ये -1, तो सबसे ज़्यादा निगेटिव क्या है, ये -5 मोर निगेटिव है, मोर निगेटिव है ना। तो न्यूमेरिकल वैल्यू निगेटिव में जिसका ज़्यादा होगा वो मोर निगेटिव होगा। देखिए यहाँ पर m+2 से m का जो है -1.63 टाइटेनियम का, अगर टाइटेनियम +2 से चल करके टाइटेनियम में रिड्यूस हो रहा है तो उसका जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल -1.63। इसी तरह से वेनाडियम का -1.18, क्रोमियम का -0.91, मैंगनीज का -1.18, आयरन का -0.44, कोबाल्ट का -0.28, निकिल का -0.25, कापर का प्लस, ये ध्यान दीजिए, कापर का ध्यान दीजिए, इसको मैं काफ़ी आपको हाईलाइट कर दे रहा हूँ, कापर का +0.34 और जिंक का -0.76 है। अब आप देखिए इस कैटेगरी का +3 से +2 में रिड्यूस हो, ऐसा आयन जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 में रिड्यूस हो, तब क्या होगा। अब सबका दिया गया है, टाइटेनियम का -0.37, वेनाडियम का -0.26, क्रोमियम का -0.41, मैंगनीज का प्लस, देखिए जहाँ जहाँ प्लस है मैं हाईलाइट कर दे रहा, मैंगनीज का अब यहाँ पर +1.57, आयरन का +0.77, ये भी प्लस में आ गया, और कोबाल्ट का +1.97, बाकी इन सब का तो होता ही नहीं है ना, ये है। अब आप देखिए इससे हम जो है दो तरीके के रिजल्ट निकाल सकते हैं। अब इसी का हम एक्सप्लेनेशन करते हैं। पहले इसका m2 से रिड्यूस होकर के m में, अब फिर m3 से रिड्यूस होकर m2 में, जिसको हम अलग अलग से डिसाइड करेंगे। तो देखिए पहले द ट्रेंड इन m2 to m, द ट्रेंड इन द रिडक्शन ऑफ m2 + 2m स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा। देयर इज नो रेगुलर ट्रेंड इन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ +2 to m। इस तरह का आयन जो +2 से, इस तरह का मेटल आयन जो +2 से ये न्यूट्रल मेटल में कन्वर्ट होते हैं, रिड्यूस होते हैं, उसका ज़्यादा रेगुलर ट्रेंड देखने को नहीं मिलता है। एंड दिस इज बिकॉज दियर आयनाइजेशन एंथैल्पीज फर्स्ट और सेकेंड, फर्स्ट IE1 + IE2 आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड सब्लिमेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, सब्लिमेशन एंथैल्पी डू नॉट शो एनी रेगुलर ट्रेंड। तो इसमें देखा जाए कि सब्लिमेशन और आयनाइजेशन इन दोनों में कोई विशेष रेगुलर ट्रेंड नहीं देखने को मिलता है, इसलिए इनमें कोई रेगुलर ट्रेंड देखने को नहीं मिलता है। लेकिन इन जनरल ट्रेंड टूवर्ड्स लेस निगेटिव ई नॉट वैल्यूज, लेस निगेटिव ई नॉट वैल्यूज along the series is due to the general increase in the sum of the first and second ionization enthalpy। अगर कुछ देखा जाता है तो जहाँ पर लेस निगेटिव वैल्यू देखने को मिला है वहाँ पर ये देखा जाए तो जो है फर्स्ट और सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी में थोड़ा के टोटल में के सम में थोड़ी सी इंक्रीमेंट हुई है टोटल में। कापर, अब देखिए कापर की बात किया जाए, यहाँ पर कापर है, कापर शोज यूनिक बिहेवियर। कापर में देखिए यहाँ पे +2 से न्यूट्रल मेटल में कन्वर्ट हुए, तो यहाँ पर बिहेवियर इन द सीरीज एज इट इज ओनली मेटल, एक ऐसा मेटल है
हैविंग पॉजिटिव वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव है। एंड दिस एक्सप्लेन्स, अब इससे पता चलता है कि यह जो है, अब इसको पहले नोट कर लीजिए कि यह किसी एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करता है, विशेष तौर से नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड को छोड़कर, क्योंकि नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एसिड हैं प्यारे बच्चों। तो देखिए कॉपर का पॉजिटिव में दिख रहा है, पहले आप इसको नोट कर लें, आप नोट कर लें प्यारे बच्चों। तो अब मैंने बताया कि कॉपर का पॉजिटिव वैल्यू होना क्या बताता है, दिस एक्सप्लेन्स व्हाई इट डज नॉट लिबरेट H2 गैस फ्रॉम एसिड, और यही कारण है कि कॉपर एसिड से हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करता। इट रिएक्ट्स ओनली विद ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स, ये क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग एसिड से रिएक्ट कर जाता है, जैसे नाइट्रिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, विच आर रिड्यूस्ड, जो कि रिड्यूस हो जाते हैं। द रीजन फॉर द पॉजिटिव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड वैल्यू E0 वैल्यू फॉर द कॉपर इज दैट द सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ सब्लिमेशन आयनाइजेशन इज नॉट बैलेंस्ड बाय हाइड्रेशन एंथैल्पी। इसका कारण यह है कि सब्लिमेशन एंथैल्पी और आयनाइजेशन एंथैल्पी का टोटल हाइड्रेशन एंथैल्पी से बैलेंस नहीं हो पाता है, नहीं बैलेंस हो पाता है, इसीलिए पॉजिटिव वैल्यू है प्यारे बच्चों। अब चौथा पॉइंट देखिए जरा, द वैल्यू ऑफ E0 फॉर Mn निकिल, मैंगनीज, निकिल, जिंक आर मोर निगेटिव, इनके वैल्यू काफ़ी निगेटिव हैं। Mn, निकिल और जिंक आप देख लीजिए, ये है Mn है और निकिल है और जिंक है, देखिए काफ़ी निगेटिव है, 1.18 माइनस, और निकिल का देखिए -0.25 और जिंक का -0.76 है ना, आपने देख लिया। Mn, निकिल, जिंक की बात कर रहा है। तो द वैल्यू ऑफ E0 फॉर Mn, निकिल एंड जिंक आर द मोर निगेटिव देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम द जनरल ट्रेंड एंड दिस इज ड्यू टू द ग्रेटर स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड डी सबसेल इन Mn+2, और यही कारण है, यह इसलिए ऐसा हो रहा है कि Mn+2 आयन के डी सबसेल काफ़ी स्टेबल हैं, क्योंकि वह हाफ फील्ड है एंड कंप्लीटली फील्ड डी सबसेल D10 इन जिंक+2, और जिंक की माने तो जिंक+2 आयन का डी सबसेल D10 फुल फील्ड है, काफ़ी स्टेबल है। द एक्सेप्शनल बिहेवियर, तब क्या बचता है, ये तो Mn और जिंक का हो गया, तो बचता है बीच में निकिल। द एक्सेप्शनल बिहेवियर ऑफ निकिल टूवर्ड्स E0 वैल्यू, यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू फ्रॉम द रेगुलर ट्रेंड इज ड्यू टू इट्स हाई निगेटिव इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, इसकी इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन काफ़ी निगेटिव है प्यारे बच्चों। एक तो Mn+2 से Mn+2 से यानी M+2 से, अभी हमने जो ट्रेंड बताया M+2 से चलकर न्यूट्रल मेटल में रिड्यूस हो जाना, M+2 ऑक्सीडेशन स्टेट से न्यूट्रल मेटल में रिड्यूस होना। अब दूसरा ट्रेंड है कि ट्रेंड इन द M+3 टू M+2, M+3 ऑक्सीडेशन स्टेट से M+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट होना, रिड्यूस होना स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, ये दूसरा ट्रेंड है। यानी पहला ट्रेंड क्या था, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से न्यूट्रल मेटल में कन्वर्ट होना, यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रिड्यूस होना, तो ये दूसरा ट्रेंड है। तो अ वेरी लो वैल्यू ऑफ E0 स्कैंडियम+3 टू स्कैंडियम+2 which is not given in the above data reflects the stability of scandium+3 ion which has a novel gas configuration। देखा जाए तो स्कैंडियम+3 आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नावल गैस की तरह होता है, और नावल गैस काफ़ी स्टेबल होता है, तो ये भी स्टेबल है प्यारे बच्चों। द हाईएस्ट वैल्यू फॉर जिंक इज ऑन अकाउंट ऑफ वेरी हाई स्टेबिलिटी, जिंक की बात करें तो हाईएस्ट वैल्यू होती है और वेरी हाई स्टेबिलिटी होती है ऑफ जिंक+2 आयन
विद D10 कॉन्फ़िगरेशन, मैंने पहले बता दिया था कि डी सब सेल में 10 इलेक्ट्रॉन है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट टू चेंज इनटू +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब प्यारे बच्चों, चूंकि D10 से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, D10 खुद स्टेबल है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन जिंक +2 से जिंक +3 में ले जाना बहुत डिफिकल्ट होता है। जिंक +2 खुद स्टेबल है, तो जिंक +2 से जिंक +3 बड़ा मुश्किल हो जाता है, ये क्योंकि D10 इसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। प्यारे बच्चों, आप इसको नोट कर लें, आप इसको नोट कर लें। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आप नोट कर लें। आगे प्रोसीड करता हूँ। ठीक है, अब देखिए, कंपैरेटिवली देखा जाए, कंपैरेटिवली हाई वैल्यू ऑफ E0 Mn+3 टू Mn+2 शोज दैट Mn+2 इज वेरी स्टेबल। अब अगर उधर तो जिंक +2 ज़्यादा स्टेबल है, स्कैंडियम +3 स्टेबल है। अब Mn की बात करें तो Mn+3 में, Mn+2 में Mn+2 इज वेरी स्टेबल विच इज ऑन अकाउंट ऑफ द स्टेबल D5 कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Mn+2। Mn+2 का हाफ फील्ड डी ऑर्बिटल है, हाफ फील्ड डी ऑर्बिटल है तो काफ़ी स्टेबल है, ये चीज़ है। इसलिए Mn+3 से Mn+2 में जाना आसान है, आसान है। द कंपैरेटिवली लो वैल्यू ऑफ E0 Fe+3 टू Fe+2 इज ऑन अकाउंट ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ Fe3 + D5। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखा जाए Fe+3 काफ़ी स्टेबल है, दैट इज लो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो D5 कॉन्फ़िगरेशन है, तो Fe+3 स्टेबल है Fe+2 से। The comparatively low value for vanadium is on account of stabilities of V2+ ion due to its half filled T2G3 कॉन्फ़िगरेशन। तो वेनाडियम +2 आयन भी काफ़ी स्टेबल है, क्योंकि T2G3 कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन की वजह से ये काफ़ी स्टेबल है प्यारे बच्चों। तो आप इसको नोट कर लें, आप इसको नोट कर लें प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है,